दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी 2021 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रायपुर छत्तीसगढ़ से 45th रैंक लेकर श्रद्धा शुक्ला हमारे साथ हैं और पात की लंबे समय की छात्रा रही हैं। ऑलरेडी लास्ट ईयर सिलेक्शन ले चुकी हैं श्रद्धा और इस साल 45th रैंक लेकर सीधे आईएएस बनकर अब वो आप लोग के सामने प्रस्तुत हो रही हैं। तो श्रद्धा, ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और आइए श्रद्धा की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जो सक्सेस जर्नी है दोस्तों, वो कहाँ से कैसे रही। श्रद्धा, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि स्कूलिंग कैसी रही और मम्मी पापा के बारे में बता दीजिए। सर, मेरी स्कूलिंग एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हुई है और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स मैंने एमएससी इन फिजिक्स किया है। दोनों मैंने डिग्री गर्ल्स कॉलेज, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज कालीबाड़ी, यहाँ से ही किया है। और मेरे फादर पॉलिटिकल स्फीयर में एक्टिव हैं और मदर मेरी हाउसवाइफ हैं। और मेरे 3 छोटे भाई बहन हैं, मैं एल्डेस्ट हूँ। और इसके पहले मैं पास से सर सारी प्रिपरेशन मैंने फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट की थी और तब से मैं टच में हूँ। और ये मेरा थर्ड कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट था। इसके पहले वाले अटेम्प्ट में मुझे पीएनटी फाइनेंस सर्विस, आईपी टैफ बोलते हैं जिसको, वो मुझे अलॉट हुई थी। अभी मेरी ट्रेनिंग सर फरीदाबाद में चल रही है और मैं ऑन लीव यहाँ पे प्रीलिम्स देने आई थी नेक्स्ट अटेम्प्ट का, पर बाय गॉड्स ग्रेस देना नहीं पड़ेगा। श्रद्धा, जब पहली बार तैयारी के लिए सोचे थे आप, जब मुझे याद है जब कॉलेज के दिनों में आप आए यहाँ पर, तो उस वक्त क्या इरादा था और कब पहली बार विचार आया कि मुझे आईएएस प्रिपेयर करना चाहिए। सर, ये वर्ड कि आईएएस कोई चीज़ होती है, ये मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। उनका ही एक ड्रीम था कि ड्रीम या कह लीजिए, वो उन्होंने बस मुझे ऑप्शन दिया था कि एक करियर ऑप्शन है आईएएस, अगर आपको सही लगे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप इसको परस्यू करिए। और बस मैंने तब से, वो मेरे बैक ऑफ माइंड रह गया था। तो मुझे पता नहीं था होता क्या है या करना क्या होता है। इनफैक्ट मैं बहुत अनअवेयर थी 12th तक, जब तक मैंने एडमिशन लिया उसके पहले तक मैं बहुत, मुझे सिर्फ फुल फॉर्म ही पता था। और उसके बाद मैं यहाँ आई थी और आपने मुझे पूरा समझाया था कि इसके लिए ये करना होता है, ये पढ़ना होता है। तो फर्स्ट ईयर से मैंने कॉलेज के बाद जो रिमेनिंग आवर्स होते हैं, क्योंकि बीएससी में उतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता है, मेरा घर भी यहीं था तो मुझे एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो उसके बाद जो खाली टाइम होता था उसमें मैं क्लासेस करती थी। और तब बहुत सारे डाउट्स होते थे क्योंकि तब एज फैक्टर भी था, तब कुछ समझ में भी नहीं आता था, बट स्टिल एनवायरनमेंट ऐसा था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन सारे लोग कर रहे हैं, मैं क्लासेस कर रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें मुझे लॉन्ग टर्म में उसमें बहुत हेल्प। जी जी। और मुझे याद है आप अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट के बारे में आप अपडेट करती थी कि सर मैं क्लास में टॉप कर गई, मेरा परसेंटेज इतना आया। और मैं मतलब पूरी टीम प्राउडली ये शेयर करती थी कि देखो ये बच्ची आईएएस की तैयारी से अपने कॉलेज की पढ़ाई को बेहतर कर रही है। ये एक मैसेज हम लोगों ने कई सारे लोगों को दिया था, है ना। मुझे भी उस वक्त ये कैलकुलेशन नहीं थे कि किसी दिन हम आईएएस जो बच्ची बन चुकी है उससे बातचीत कर रहे होंगे, क्योंकि आप अक्सर अपने कॉलेज के परसेंटेज शेयर किया करते हैं। सर मैं कॉलेज, आई थिंक आपने टॉप भी किया है मेरे ख्याल से 2 साल लगातार। हाँ, यस सर, यस। मास्टर्स में कम हो गया लेकिन ग्रेजुएशन तक टॉप किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो फैक्ट मुझे ध्यान तो है। और क्लास के बाद जब आप लोग आते थे, एक टीचर जब जा रहा होता है क्लास में, उसके बाद जब बच्चे मिलने आते हैं तो अक्सर सर हम लोग का हो भी पाएगा या नहीं, है ना। आयुष भी, आयुष तो खैर अब वो अधिकारी बन चुके हैं। तो ये आप लोग का पूरा ग्रुप मुझे आज भी याद है, सारे फोटोग्राफ्स हैं। श्रद्धा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अक्सर अभी मतलब आपके पास होने के बाद से पिछले साल से ही लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आईएएस का एग्ज़ाम सिंपल भी हो सकता है, बशर्ते आप और आपको पढ़ाने वाले उसे कैसे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट होगा। तो इसकी सिंप्लिसिटी के बारे में मैं चाहूँगा श्रद्धा हम शेयर करें प्लीज़। सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि एग्ज़ाम बिल्कुल सिंपल हो सकता है। ये बात मुझे पहले भी हम लोग ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे यहाँ पास में कि सिंपल बुक्स रखना है, बेसिक बुक्स पढ़ना है, कोचिंग मटेरियल्स ज़्यादा नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज में ही हमको आगे बढ़ना है। इनफैक्ट आपने हमेशा ओरिजिनल रिसोर्स फॉलो करने पे फोकस किया है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करो और वेबसाइट्स विजिट करो मिनिस्ट्री की। एक स्टूडेंट के अंदर हमेशा एक सेल्फ डाउट होता ही है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, डाउट होता है। लेकिन सिलेक्शन जब आयुष का हुआ था लास्ट टाइम, उसकी 267 रैंक आई थी, वो एक बहुत बड़ा प्रूफ था कि सिंपल प्रिपरेशन से कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है जो एक ग्रुप में किसी एक का सिलेक्शन होता है तो वो एक जो मोटिवेशन आता है, मोटिवेशनल फैक्टर आता है, दैट वाज़ इन बिकॉज़ ऑफ हिम। अब वो उसका सिलेक्शन हुआ एंड वी वर ऑल वेरी कॉन्फिडेंट कि अब यही एक स्ट्रैटेजी है बहुत सिंपल वे में सिंपल बुक्स पढ़ के और ईज़िली ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो तब से हमारे ग्रुप में जितने बच्चे हैं, इनफैक्ट यहाँ पे भी जितने बच्चे हैं, हमने वैसी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की थी। लेकिन तब एक पॉइंट ऐसा है कि हम और कॉन्फिडेंट हो गए कि होगा तो ऐसे ही होगा। सिंपल बेसिक बुक्स पढ़ के, प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज़ करके और लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट लिख के, ज़्यादा टेस्ट नहीं इधर-उधर बिना भागे, सिंपल वे में। जी। आज मैं कुछ बच्चों से बातचीत कर रहा था तो मैंने यही कहा कि 2011 के पहले टेस्ट सीरीज़ नहीं हुआ करते थे और 2000 के पहले जो लोग आईएएस बने हैं, उनको ना तो सोशल मीडिया का एक्सेस था, ना वेबसाइट्स थी, ना इतनी किताबें थी, ना इतनी कोचिंग थे, फिर भी आईएएस बने हैं। तो साफ ज़ाहिर है कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पर कमांड करके तो जो आपकी स्टडीज़ को जो मैंने काफ़ी क्लोज़ली देखा या आयुष है या आपके बैच के जितने बच्चे हैं, तो मुझे आज भी आयुष का याद है कि जब वो एग्ज़ाम देकर आए थे और कहा था कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तब योगिता मैम से भी उनकी बात हुई थी। तब मैम ने कहा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, आपको वो याद होगा वो इंसिडेंट। तो उसके बाद फिर आयुष पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। श्रद्धा, मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि पहला अटेम्प्ट जब आपने दिया, उस वक़्त की फीलिंग, उस वक़्त की तैयारी कैसी थी और उस फेलियर के बाद अपने आप को कैसे चेंज किया आपने? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था, पढ़ाई मैंने उसमें भी की थी। मतलब मैंने सारे बेसिक बुक्स वगैरह कवर किए थे, पर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं एनालाइज़ किया। और मेरी पढ़ाई बिल्कुल एक बस मैंने बुक्स पढ़ लिए थे जैसे हम कॉलेज के लिए करते हैं। बुक्स मैंने पढ़ लिया था और सिंपल वे में मैं एग्ज़ाम दे के आ गई थी और आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मेरा हो जाना चाहिए। लेकिन ये बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रीवियस ईयर एक गाइडिंग लाइट है जिससे पता चलता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली रेलेवेंट है भी कि नहीं, कि ये सिर्फ़ ऐड ऑन हो रहा है रिसोर्सेज़ में। तो वो एक क्रॉस चेक का जो मैकेनिज़्म होता है कि पढ़ो और फिर चेक करो कि यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए और सिलेबस बार-बार देख लिया। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर ये 2 चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में नहीं फ़ॉलो की थी। इसके बाद मैंने यही एक सिंपल सा चेंज लाया कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर को प्रेफ़रेंस देने लगी एज़ कम्पेयर टू टेस्ट जो मार्केट में है। जब भी मुझे टेस्ट सॉल्व करना होता था, तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व कर लेती थी और ये भी आपने और आयुष ने दोनों ने बहुत फ़ोकस किया था, इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया था। तो इसकी वजह से मैंने ये इस बार बहुत ध्यान रखा था कि प्रीवियस ईयर सबसे इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट अगर मुझे चूज़ करना होगा कि मुझे कोई बुक पढ़नी है या प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, तो मैं हमेशा प्रीवियस ईयर सॉल्व करने को ही चूज़ करूँ। तो ये मैंने चेंज लाया था। जी, जी। हाँ, मुझे याद है मैं दिल्ली ट्रैवल कर रहा था उन दिनों और आपका प्री निकला ही था, जिसमें आपका लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ। तो इस बात पर भी हमारी काफ़ी बातचीत हुई थी। एनीवेज़ इसके अलावा श्रद्धा, मैं समझना चाहूँगा कि अक्सर अब हम गाइड करते हैं एज़ अ टीचर कि एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, देन टेक्स्ट बुक है। एनसीईआरटी को लेकर अक्सर बच्चे डाउट में रहते हैं कि पढ़ें, ना पढ़ें, नोट्स बनाएँ, ना बनाएँ। आपने क्या किया? सर एनसीईआरटी अगर कोई भी रिसोर्स है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एनसीईआरटी ही है। उसमें सारा कुछ है जो पूछा जाएगा एग्ज़ाम में और उसमें पूरा क्रक्स दिया हुआ है। लेकिन यही डाउट होता है ना स्टूडेंट्स में कि ये सिंपल 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ के थोड़ी आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर होगा। बट द थिंग इज़ कि इधर-उधर आप जितना भी पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना एनसीईआरटी ही है। उसमें जो क्वेश्चन्स हैं, उसमें जो लाइन्स हैं, वो सारी एज़ इट इज़ कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अभी जब पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, रैंडम चीज़ें और आउट ऑफ ब्लू भी आ रहा है कभी-कभी पेपर, तो उस सिचुएशन में अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट की हो, जो कि एनसीईआरटी से आराम से मिल जाती है, बहुत हेल्प हो जाएगी क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट लाने के लिए। और एग्ज़ाम में यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि हमने बेसिक पढ़ाई कर रखी है, किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज है। और एनसीईआरटी में नोट्स ज़्यादा नहीं बनाती, मतलब मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो मैं मार्क करती हूँ बुक। इनफैक्ट मैं ओरिजिनल टेक्स्ट ही बार-बार पढ़ती हूँ। 8 बार, 9 बार जितने बार भी पॉसिबल होता है, तो मैं ओरिजिनल ही बुक पढ़ती हूँ। उसे मैंने मार्क कर दिया था एनसीईआरटी में। तो मैं नोट्स उतना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं मार्क करके ही एनसीईआरटी को कंप्लीट करती हूँ। ठीक है। सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो किया। एक अंधाधुंध दौड़ मैंने देखा है नए बच्चों में कि किसी टॉपर की कॉपी मिल जाए, मान लो आज आप अपनी कॉपी रिलीज़ कर दें, तो बच्चों को लगने लगेगा यही वो पहली और आखिरी कॉपी है जिसको फ़ॉलो करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो अंधाधुंध दौड़ है वो बंद होनी चाहिए और एग्ज़ाम आपने अपने टैलेंट, अपने राइटिंग स्किल से क्लियर किया है, ना कि किसी के नोट्स को बेस बनाकर। ऐसा मुझे लगता है।
और श्रद्धा, इसके बाद जो ऑप्शनल है उसको प्रिपरेशन करते वक्त क्या क्या आपने ध्यान में रखा? और ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल था, प्रवीण सर आपके टीचर रहे हैं, इस सब्जेक्ट को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स रही और कैसे आपने उसको तैयार किया? हाँ सर, जैसे ही किसी को पता चलता है कि ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो सब डाउट में आ जाते हैं, बहुत टफ है क्लियर होना। ऑप्शनल, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा माना जाता है कि अभी ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं आ रहे हैं लोगों को। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, कभी कभी कोई कोई सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते हैं, स्केलिंग ऊपर नीचे होती है। बट स्टिल आई फील कि अगर आप ऑप्शनल को जितना प्यार दोगे वो रिटर्न आएगा, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट फॉर्म में। इनफैक्ट जीएस क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वास्ट है, और सब्जेक्ट्स नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शनल ऐसा है कि इट इज़ लिमिटेड। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो, सिलेबस देख लो, बहुत अच्छे से डिफाइंड है। अगर आप उतना कर लेते हो तो आपको बेसिक मिनिमम मार्क्स तो मिलेंगे। लेकिन सर मेरे साथ पॉजिटिव ये हुआ कि मैं क्योंकि यहाँ से प्रिपरेशन कर रही थी, तो किसी भी दिल्ली मटेरियल को मैंने नहीं सोर्स फॉलो नहीं किया, दिल्ली सोर्स कोई भी किसी भी कोचिंग का। तो इसलिए मैं सिर्फ ओरिजिनल बुक्स ही मैंने पढ़ी, और उसी से मैंने केस स्टडीज जो भी न्यूज़ में हिंदू से या फिर डाउन टू अर्थ या कोई भी ऐसी मैगजीन या वेबसाइट, यूट्यूब वीडियो, डॉक्यूमेंट्री, उसी से मैंने सोर्स किया और ओरिजिनल वही डायरेक्ट लिखा। तो पहले मुझे लगता था कि मेरे आंसर बहुत बेसिक और बहुत सिंपल है, जीएस जैसे। उसमें एक्स्ट्रा सिर्फ होता था वो केस स्टडी या वो एग्जाम्पल, पर्टिकुलर फैक्ट। तो तब मुझे डाउट था कि पता नहीं लोग इतना पढ़ते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग के मटेरियल्स पढ़ते हैं, वर्ड्स, कुछ कुछ टर्म्स ऐसे कई कई मैंने भी टॉपर कॉपी देखी थी तब ज्योग्राफी की। मुझे लगता था कि ये इतने हैवी वर्ड्स जो हैं, ये तो मैंने पहली बार सुना है, कि मैं लिखूंगी कैसे? मुझे आते ही नहीं ये सारे वर्ड्स, तो शायद मेरे मार्क्स कभी नहीं आएंगे सिंपल लिख के। पर थैंकफुली लास्ट ईयर मेरे 282 मार्क्स थे, इस बार मेरे 284 मार्क्स है, तो लगभग सेम है। और सेम स्ट्रैटेजी मेरी दोनों साल रही है, तो नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि सेम स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, सिंपल बेसिक बुक्स पढ़ के और खुद की मेहनत, खुद के केस स्टडीज या एग्जाम्पल, करंट अफेयर से वो ऐड ऑन करके अगर आप ऑप्शनल करते हो तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल रादर देन गोइंग फॉर एनी कोचिंग मटेरियल। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, देखेंगे, सो मेरा मानना है कि कोचिंग हमेशा एक प्लेटफॉर्म मात्र है। एक्चुअल में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो आंसर तैयार करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। जैसे श्रद्धा ने भी कहा कि उनकी अपनी समझ को बेस बनाकर उन्होंने अपने आंसर्स प्रिपेयर किए, और होना भी यही चाहिए। जब आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग को ही फॉलो कर रहे हैं या पर्टिकुलर बुक्स को, फिर उसमें आप बंद कर रह जाते हैं। जैसे श्रद्धा ने कहा कि कोई स्टैंडर्ड मैगजीन है, सपोज डाउन टू अर्थ है, या फिर द हिंदू है, वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की साइट्स हैं, यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देन यहाँ से आपने कंटेंट कुछ कुछ लिया, एग्जाम्पल बनाया, और खुद का एक रेडी कंटेंट, आपने अपना कंटेंट रेडी किया। सो ये बेस्ट मेथड है। श्रद्धा, ज्योग्राफी में अक्सर लोगों को लगता है कि ये सब्जेक्ट वास्ट है या बहुत बड़ा है, क्या सच्चाई है इसमें? सर ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट वास्ट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, ज्योग्राफी में सब कवर हो जाता है। पर पॉजिटिव इसका ये है कि इवन इफ आप जीएस में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते हैं, अगर आपने सिर्फ प्रीलिम्स वाले ही सोर्सेस फॉलो किए हैं और उतना भी करके, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके ही एग्जाम्पल्स, उसके ही कोड्स या फैक्ट आप जीएस में भी यूज कर सकते हैं। आजकल मैप बोला जाता है, आप बनाइए, तो ज्योग्राफी में आपके पास ऑलरेडी एग्जाम्पल्स होंगे, मैप होगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी है तो वो जीएस 3 वगैरह में यूज हो जाता है। इनफैक्ट एथिक्स तक में मैंने कभी कभी ज्योग्राफी के एग्जाम्पल्स कोड कर दिए हैं। तो ये है कि सब्जेक्ट ऑल्दो बड़ा है, बट देन इट हेल्प्स यू इन जीएस इतना ज़्यादा कि इट विल ऑल मैच अप। जितना आप जीएस में टाइम देंगे उतना आप ज्योग्राफी में दे सकते हैं। एक्सीलेंट। ऐसे को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रही श्रद्धा आपकी? सर ऐसे मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी कि स्टार्ट इंट्रोडक्शन जो होता है ऐसे का, वो मैंने ये इंश्योर किया था कि वो डिफरेंट होगा। चाहे वो कोई रियल लाइफ इंसिडेंट होगा, या फिर कोई न्यूज़पेपर का ही कोई कोटेशन या स्टोरी होगी, या फिर कोई मेरा खुद का बनाया हुआ स्टोरी, या कुछ भी ऐसा होगा। तो पिछले बार के अटेम्प्ट में भी और इस बार के अटेम्प्ट में भी मैंने ऐसे को ऐसे ही स्टार्ट किया था, एक रियल लाइफ एग्जांपल से या फिर कोई सक्सेस स्टोरी। जैसे इस बार एक ऐसे आया था गुड और बेटर से रिलेटेड, कि समथिंग गुड कैन बी देयर आउट ऑफ बेटर। फिलोसॉफिकल ऐसे ज्यादा थे इस बार? हाँ, फिलोसॉफिकल ज़्यादा थे, लेकिन उसको मैंने करंट से जोड़ दिया। जितने भी करंट में एग्जाम्पल्स चल रहे थे कि बेटर जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में, वो सारे इनिशिएटिव्स को ऐड करके मैंने वो ऐसे अपना जोड़ के बना लिया था। तो स्टार्टिंग ऑफ द ऐसे आई फील सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो पहला इंप्रेशन देता है। और फिर ऐसे में बिल्कुल एक फ्लो होना चाहिए कि आप कोई भी एस्पेक्ट लिख रहे हैं, टच कर रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक,
सोशियोलॉजिकल, तो उसमें एक फ्लो होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। बस ये दोनों चीज़ें अगर ध्यान में रखें तो मुझे लगता है ऐसे ईज़ी है उसमें स्कोर करना। वेरी गुड। एसे को लिखने के पहले एग्जाम हॉल में कोई रफ प्लानिंग आपने की थी, बिकॉज 2 एसेज लिखने हैं, सो उसके पहले आगे पीछे कोई टाइम मिला और उसमें आपने कवर किया हो, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर आपने बनाया हो? सर ऐसे में ना टाइम का कोई इशू आएगा नहीं क्योंकि 3 आवर्स होते हैं, 2 ऐसे लिखना होता है, बेस्ट पार्ट ये होता है ऐसे में। तो ऐसे लिखने से पहले और इवन उसकी प्रिपरेशन के टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि आप किन-किन एस्पेक्ट में एक टॉपिक को लिख सकते हैं। सोशो, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सारे वो एस्पेक्ट आप चैनलाइज़ कर लीजिए। और जब फाइनल एग्ज़ाम में आप लिख रहे हैं तो 15-15 मिनट्स दोनों ऐसे पे पहले टॉपिक चूज़ करने में भी प्रॉब्लम आती है कभी-कभी। 2 टॉपिक पे आप कॉन्फिडेंट होते हैं। दोनों में एस्पेक्ट्स लिख लीजिए, किसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं। फिर उस टॉपिक को चूज़ करके और 15 मिनट्स टारगेटेड 15 मिनट्स में सारे पॉइंट्स पीछे रफ वाला जो पेज होता है उसमें सारा लिख के और नंबरिंग कर लीजिए कि 1, 2, 3 मुझे कौन-सा पॉइंट पहले लिखना है, कौन-सा नहीं। और उसके बाद एक डायरेक्ट आप ऐसे लिखना जब स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमैटिक फ्लो भी आएगा और ऐसे ज़्यादा अपीलिंग अपीलिंग लगेगा। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। एसे को लेकर अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो उनके सवाल होते हैं कि सर हमें कोई बुक्स पढ़नी है या फिर एडिशनल हमें कोई प्रिपरेशन करनी है। मैं अक्सर कहता हूँ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, स्पेशली इन जीएस। तो जीएस आपने अच्छे से कवर किया है, तो ऐसे भी आप कवर करेंगे ऐसा मुझे लगता है। और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने कोट किया था श्रद्धा उसमें? सर ऑनेस्टली मैं फैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं याद रख पाती हूँ। तो मैंने एक बेयर मिनिमम मान लिया था अपने लिए कि ये बेसिक है, ये सबको पता होना चाहिए। एकदम बेसिक फैक्ट जो होते हैं और स्पेशली जिसमें ज़ीरोज़ ही हो सिर्फ, सेकंड डिजिट तक ना जाए क्योंकि मुझे याद नहीं होता। तो मैंने वो 10-12 फैक्ट याद कर लिए थे जो बिल्कुल कॉमन है, सोशो में भी यूज़ होगा और पॉलिटिकल में भी यूज़ होगा। जैसे वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट कितना परसेंट है, ऐसे सिंपल फैक्ट जो है। और वो मैंने जीएस सारे जीएस में वही फैक्ट यूज़ किया और ऐसे में भी। तो बहुत ज़्यादा फैक्ट मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि मैं उसमें बहुत अच्छी मतलब मेरा वो फोर्टे नहीं है। तो इसलिए मैंने वो हटा लिया और लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्ट में मैंने पूरा एग्ज़ाम लिखा है। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। श्रद्धा, इसके बाद जो बात आती है जनरल स्टडीज़ में, कौन-सा ऐसा पेपर है जिसने आपको परेशान किया इस साल मार्क्स वाइज़? कोई ऐसा पेपर है जिसने परेशान किया हो? तो जीएस-3 में कम मार्क्स है। ओके, 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 ओके। कंपैरेटिवली एक बार मार्क्स याद हो तो आप बता पाएँगी तो बहुत अच्छा होगा। सर पेपर जीएस 1, 2 और 4 में मुझे 100 प्लस हैं तीनों में। लेकिन जीएस-3 में मुझे कुछ 80s में है, 86 या 87 आई एम नॉट वेरी श्योर मुझे याद नहीं है। पर ऐसा ही है। तो जीएस-3 में लास्ट ईयर भी ऐसे ही मार्क्स थे, इस बार भी। तो आपको ये क्या पेपर लगता है मैंने वहाँ कौन-सा पेपर परेशान कर रहा है? सर जीएस-3 में मार्क्स कम है तो माइट बी वो फैक्टर हो, लेकिन अटेम्प्ट मैंने जीएस-3 भी इक्वली वेल किया था। कभी-कभी इट हैपेंस कि वही स्केलिंग डाउन हो जाती है और मार्क्स नहीं आ पाते। जी, जी। जी, जी। और ऐसे में क्या मार्क्स रहा आपका? सर ऐसे में थोड़े पिछले बार के कंपैरेटिव कम, पिछले बार 133 थे, इस बार शायद 112 या 13 ऐसा कुछ है। आई एम नॉट श्योर मुझे ध्यान नहीं है। फिर भी अच्छे मार्क्स हैं। मुझे लगता है वो पेपर 3 जीएस पेपर 3 आपका हाँ। आपको पीछे ले आया 45 में, अदरवाइज़ मैंने तो इसको सिंगल डिजिट ही सोचा था आपकी रैंक, है ना? आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। एनीवेज़ 45th भी कम नहीं है। और इसके बाद मैं जानना चाहूँगा प्रीलिम्स को लेकर बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि प्रीलिम्स के टाइम हम क्या करें? और प्रीलिम्स को लेकर एक टाइमलाइन भी मैं समझना चाहूँगा श्रद्धा कि लाइक मई में या जून में प्रीलिम्स होता है, तो एक फ्रेश कैंडिडेट की तैयारी का क्या प्लान होना चाहिए? सर अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट प्रीलिम्स दे रहा है तो उसको 7-8 मंथ्स कम से कम मेंस की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। बेसिक बुक्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उस तभी वो 2 महीने जो लास्ट के 2 मंथ्स हैं, वो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स बेस्ड सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड रिविजन हो पाएगा। अगर उसके पहले 1 ईयर मिनिमम होता है वैसे 8-9 मंथ्स भी, अगर 8-9 मंथ्स किसी ने प्रिपेयर नहीं किया है तो पॉसिबल नहीं है कि 2 महीने लास्ट के सिर्फ प्री बेस्ड पढ़ाई हो जाए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और लास्ट के जो 2 मंथ्स होते हैं उसमें इन्फॉर्मेशन बेस्ड पढ़ना होता है प्रीलिम्स में। लेकिन सोर्सेज़ वही होते हैं, वही एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, वही बेसिक बुक्स पढ़ने हैं, बस आपका नज़रिया बदल जाएगा। अब आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे फ़ोकस करेंगे। मेंस में नंबर ऑफ पॉइंट्स पे फ़ोकस करते हैं, प्रीलिम्स में इन्फॉर्मेशन पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो सिमिलर बेसिक बुक्स को बस तरीका बदल के 2 महीने लास्ट के अच्छे से वही बेसिक बुक्स 3 बार 4 बार जो आप रिवाइज़ कर पाएँ और प्रीवियस ईयर पेपर्स बार-बार सॉल्व करके। यही एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने दोनों बार फ़ॉलो की है जो काम आई मेरी। एक बार मुझे ध्यान है कि द हिंदू पर रेगुलर अपडेट्स आप नहीं ले पाई थी। ऐसा मुझे याद आ रहा है एक बार के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ हुआ था। सो करंट को लेकर स्ट्रैटेजी क्या रही श्रद्धा आपकी?
सर करंट में न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करती हूँ हमेशा, कि अगर मैं रेगुलर फ़ॉलो कर पाऊँ तो। पर ऐसा हो नहीं पाता, कभी-कभी नहीं हो पाता न्यूज़पेपर फ़ॉलो। एक अटेम्प्ट में मैंने सारे न्यूज़पेपर की बहुत बल्की नोट्स बना लिए थे और मैं उसको रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। तो मुझे लगा ये नो यूज़, बिल्कुल वेस्ट हो गया मेरा पढ़ना या लिखना। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने न्यूज़पेपर और उसके बहुत क्रिस्प ऑनलाइन नोट्स बना लिए थे। वैसे मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज़ या ऑनलाइन ज़्यादा नहीं यूज़ करती, पेन एंड पेपर मोड ही पढ़ती हूँ। लेकिन बस मैंने एक एवरनोट का एक सिर्फ़, हाँ, सिर्फ़ न्यूज़पेपर के लिए, और वो मैंने प्रीलिम्स बेस्ड नहीं, मैंने मेन्स बेस्ड बनाया था, कि अगर कुछ ऐसे में मुझे कोई स्टोरी डालनी हो तो ये मैं डाल सकती हूँ। अगर मुझे कहीं किसी जीएस में यूज़ करना हो तो वो डाल सकती हूँ। और वो मैंने यूज़ भी मैंने सिर्फ़ मेंस में ही किया था। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से सर मुझे लगता है कि होराइज़न थोड़ा ब्रॉड होता है। प्रीलिम्स में क्योंकि आजकल बहुत एनालिटिकल टाइप के सवाल पूछते हैं, तो कभी आपको याद आ जाएगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ जनरल टेंडेंसी आपको समझ में आने लगेगी न्यूज़पेपर पढ़ के। तो वो अंडरस्टैंडिंग आने के लिए और एक बेटर सिटिज़न बनने के लिए भी न्यूज़पेपर मुझे लगता है पढ़ना ज़रूरी है। अब कभी अगर छूट जाता है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कवर अप कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है आपको कोई मटेरियल चाहिए तो ऑनलाइन बहुत है, और आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ़ न्यूज़पेपर हेल्प करेगा तो भी बहुत है। इसको बिल्कुल पर्सनलाइज़ रखना चाहिए, और वो बहुत बड़ा इसको वो नहीं बनाना चाहिए टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सिंपल बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ के कोई एक रिसोर्स फ़ॉलो कर लीजिए और आराम से ये हो जाता है। बहुत बढ़िया। योजना पढ़ने का मौका लगता था आपको? सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो वो बहुत हेल्प करता था, योजना और कुरुक्षेत्र भी। उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ऑप्शनल में हेल्प कर देते हैं, तो मैंने कई बार उसको फ़ॉलो किया। जी, जी। कुछ बच्चों को मैंने देखा, मतलब मैंने तो मना किया, पीआईबी के प्रिंट आउट्स निकाल कर पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपके 45th रैंक जाने में पीआईबी की मोटे-मोटे नोट्स या प्रिंट आउट्स निकालने की ज़रूरत पड़ी है। तो प्लीज़ बताएँ स्टूडेंट्स को कि इसकी ज़रूरत नहीं है, या आपने क्या किया वो बता दीजिए? सर ऑनेस्टली मैंने बहुत मिनिमल प्रिपरेशन की है, बहुत मिनिमल। सोर्सेज़ मेरे बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। बल्कि मुझे खुद क्वेश्चन होता था कि इतना कम फ़ॉलो करके पता नहीं कभी क्लियर होगा भी कि नहीं। पर अब ये श्योरिटी है कि कम ही पढ़ना होता है। ज़बरदस्ती रिसोर्सेज़ बढ़ा के आप अपने ऊपर बर्डन बढ़ाते हो, और उसका कोई, क्योंकि आप रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे, मेन प्रॉब्लम ये है। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप 10 सोर्सेज़ रिवाइज़ कर लें 4 बार तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं 2 ही बुक रिवाइज़ कर पाऊँगी 4 बार, इसलिए मैंने 2 ही बुक रखा। और जो मटेरियल डबल रिवाइज़ नहीं हो पा रहा है वो पढ़ने का ज़ीरो रेलेवेंस है, तो मैं उसको हटा देती थी। तो इसलिए सर मेरी जो करंट अफ़ेयर की भी स्ट्रैटेजी है वो बहुत सिंपल थी, न्यूज़पेपर और एनी वन कोचिंग मटेरियल या व्हाटएवर आई फ़ील लाइक। तो सिर्फ़ एक कुछ भी क्रिस्प सा कुछ भी कहीं मिल जाए तो, इनफैक्ट अगर वो भी ना हो पाए तो मेरे खुद के नोट्स, क्योंकि करंट बहुत जनरल और बहुत एनालिटिकल बेस्ड ही पूछेगा, वैसा टफ नहीं पूछता, तो सर यही मुझे लगता है। प्री और मेंस के बाद जो टाइम मिलता है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का, श्रद्धा वहाँ आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? लाइक क्या एडवाइजेबल है वहाँ पर? सर मैंने ये गलती की थी लास्ट टाइम, गलती भी और सिचुएशंस भी, क्योंकि कोविड सेकंड वेव पीक था और तो मेरी फैमिली सारी तब पॉजिटिव हो गई थी, बहुत है वो, बिल्कुल केओस हो गया था उस टाइम। तो तब मैं ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई थी और मैं थोड़ी-सी कॉम्प्लेसेंट भी हो गई थी शायद। मेंस में सब बहुत थक जाते हैं, बहुत पढ़ना होता है, तो 1 मंथ तो रिकवरी में लग जाता है कि अब वापस से पढ़ना है। तो इसलिए वो मैंने बहुत हल्के में ले लिया और मैंने यूज़ नहीं किया था वो टाइम। इसीलिए शायद मेरे इंटरव्यू में मार्क्स लास्ट ईयर बहुत ही पुअर थे। बिल्कुल लोअर एंड में थे पिछले बार, 143 मुझे मिले थे। और इस बार मैंने सर क्योंकि मेरी जॉइनिंग थी, मुझे जॉइन करना था इस बार सर्विस, तो शुरू का टाइम तो मैं नहीं यूज़ कर पाई थी, इस बार कम टाइम मिला भी था। पर लकीली मेरा इंटरव्यू लास्ट में था, 17th मई को ही था। तो अगर सिलेक्शन नहीं होता तो वो अनलकीली हो जाता, लेकिन सिलेक्शन हो गया तो वो लकीली लास्ट एंड में था। तो तब मुझे टाइम ज़्यादा मिल गया। तो इस बार मैंने वो टाइम यूज़ करके, वहाँ पे मेरे पास 2-3 ऐसे लोग थे जिनका इंटरव्यू और हो रहा था। तो हम 3 लोगों ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें हम डेली कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लेते थे। तो एक बोलने की प्रैक्टिस हो जाती थी, और कभी-कभी मुझे लगता था तो मैं आपसे भी डिस्कस कर लेती थी कोई-कोई टॉपिक। तो वैसे मैंने डिस्कशन मोड में ही रखा था। पढ़ने का ज़्यादा टाइम था नहीं, ट्रेनिंग के बाद टाइम कम मिल रहा था। तो मैंने सिर्फ़ सिंपल न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर पढ़ना, और जो मेरे बेसिक्स हैं, जो मुझे रिवाइज़ करना है, क्योंकि अगर मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मेरा फिज़िक्स बैकग्राउंड है। अगर मैं फिज़िक्स आंसर नहीं कर रही हूँ तो एट लीस्ट आई शुड बी गुड इन ज्योग्राफी। कुछ तो मेरा फ़ोर्टे होना चाहिए कि किधर मेरा इंटरव्यू जाए, मैं डिसाइड कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने इस बार अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया। फिज़िक्स मुझसे नहीं हो पाया तो मैंने ज्योग्राफी कर लिया। ऑप्शन में एक, तो ज्योग्राफी किया, अपने स्टेट को अच्छे से प्रिपेयर किया। मेरे डैफ का जो-जो वर्ड था, हर वर्ड पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल बना लिया था।
कि एवरी आंसर शुड लुक माई आंसर, माई पर्सनलाइज्ड आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन था तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपना एग्जाम्पल हर में दूंगी, चाहे हो चाहे ना हो। तो वहाँ बनाना भी पड़ा था कुछ कुछ, बट मोस्टली थे। छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है कि लॉट ऑफ थिंग्स ट्राइबल्स हैं और ग्रीनरी है, तो फॉरेस्ट कवर वगैरह सारा एग्जाम्पल यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने एग्जाम्पल की लिस्ट बनाई थी और अपने ड्राफ्ट में हर एक टॉपिक पे एक एक एग्जाम्पल तैयार कर लिया था। तो मुझे लगता है ये इस बार मैंने एक्स्ट्रा किया था। कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं, क्वेश्चन कौन-कौन से थे? हालाँकि अखबारों ने आपके क्वेश्चंस को बखूबी प्रस्तुत किया है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ बता पाएँ? सर क्वेश्चन मुझसे बिल्कुल ओपिनियन बेस्ड पूछे गए थे इस बार। पिछली बार मेरा टेक्निकल हुआ था इंटरव्यू, सारा फिजिक्स पूछा गया था तो मैं जवाब नहीं दे पाई थी। हाँ, तो इस बार सर पूरा ओपिनियन बेस्ड था क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चंस थे जैसे कि इफ आई एम डीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मेरे सबऑर्डिनेट्स के बीच में, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी उसको? ऐसे सवाल थे और ऐसे भी क्वेश्चंस थे कि एमपीज़ जो हैं वो पार्लियामेंट में रेगुलर अगर विजिट ना करें या उनका अटेंडेंस मिनिमल ना हो तो उनकी सैलरी कट करनी चाहिए कि नहीं? इसमें मुझसे 2-3 बार क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई कि अपना स्टैंड चेंज कर लीजिए, अभी भी टाइम है। ऐसे मुझसे 2-3 बार ये सवाल पूछा गया था। और आर्मी वाले भी वहाँ पे एक पैनल मेंबर थे, तो उन्होंने मुझसे आर्मी से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे कि आपको क्या लगता है स्कीम अच्छी है या नहीं है? और बिल्कुल बेसिक और नॉर्मल सा इंटरव्यू था सर। मैं इस बार सोच के गई थी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करके आऊँगी इंटरव्यू में, बिकॉज़ इंटरव्यू वाज़ नॉट वेरी गुड लास्ट टाइम और उसी ने मुझे पुल बैक किया था। मेंस मेरा पिछले बार भी ठीक था, तो इस बार मैंने सोचा था जो-जो आता है सब करके आ जाऊँगी। तो मैंने मेंशन नहीं किया था, मेरी हॉबी म्यूज़िक सिंगिंग थी, क्योंकि बहुत टेक्निकल हो जाता है मेंशन करने में ड्राफ्ट में, मैंने मेंशन नहीं किया था। लास्ट में ओपन कर दिया था फ्लोर कि we are done with everything. Now, if you want to add anything or tell us something, share with us, you can tell us. We are open to hear you. तो तब मैंने वो अपॉर्च्युनिटी यूज़ की और तब मुझे अंदर से फीलिंग है कि आई शुड डू समथिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि अब मेरा इंटरव्यू बहुत नॉर्मल जा रहा है, फिर से मार्क्स नॉर्मल आ जाएँगे। तो मैंने फिर बोला कि सर आई कम फ्रॉम छत्तीसगढ़ और मैंने हमेशा अपना इंटरव्यू एक रेगुलर वे में जाने का सोचा था। आई फील दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। तो मैंने सोचा था कि समवेयर कभी मुझे गाने का मौका मिलेगा, मुझे कोई पैनल मेंबर बोलेगा कि आप गाइए, क्योंकि मैंने मेंशन किया म्यूज़िक मेरी हॉबी है, पर ऐसा हुआ नहीं। So if you're not giving me the opportunity, I'm asking for it. I'm asking for this opportunity to sing 4 lines. छत्तीसगढ़ का एक स्टेट सॉन्ग है, बहुत प्यारा है। मेरी ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है, तो आई लाइक दिस सॉन्ग वेरी मच। तो यहाँ का जो स्टेट सॉन्ग है अरपा पैरी के धार, वो मैंने गाया था। तो पैनल मेंबर्स खड़े हो गए थे, उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया था। तो मेरा जो भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो बहुत नॉर्मल सा था। पर जस्ट बिकॉज़ आई शुड फील कॉन्फिडेंट आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम देयर और मैं जो मुझे आता है मैं सब करके आ जाऊँ, वो दैट आई डिड एंड आई डोंट नो बट आई थिंक इट हेल्प्ड, क्योंकि मार्क्स पिछले बार 40, ना, ना, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। तो इट हैज़ लाइक 34 मार्क्स का लीड दिस टाइम आई हैव गॉट। सो वो गाना सुन पाएँगे हम लोग भी यहाँ पर क्या? श्योर सर। श्योर सर। हर पापेरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हाँ पखारे तोर पैया, आहू पावे पड़ो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो जो दर्शक हमें सुन पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप सभी को बता दें, क्योंकि ये वीडियो नेशनल लेवल पर देखा जा रहा है, कि ये हमारे छत्तीसगढ़ का स्टेट सॉन्ग है और इसमें डिफरेंट रिवर्स को कोट किया गया है। और जैसा श्रद्धा ने बताया, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ ये बड़ा शानदार इसका मैचिंग है और ये नेचुरल फ्लो है, जो नेचुरल आर्ट है वो आपका निकल कर आया श्रद्धा। एक्सीलेंट, बहुत मधुर आवाज़ के साथ। सो देखिए दोस्तों, आपकी अपनी हॉबी है वो आपको ज़िंदा रखती है। हम जिसे कहते हैं ना कि आत्मा से जुड़ना, आत्मा से आवाज़, तो यूपीएससी हर जगह पर किताब नहीं है, हर जगह पर कोचिंग नहीं है, हर जगह पर नोट्स नहीं है, हर जगह पर केवल न्यूज़पेपर नहीं है, कुछ जगह पर आप भी होते हैं और वो आपकी जो चीज़ होती है वो सामने आनी चाहिए और यही पर्सनालिटी टेस्ट होता है, मुझे लगता है। सो एक्सीलेंट श्रद्धा। इसके बाद मैं अगले सवाल पर जाना चाहूँगा कि कई बार होता है कि फैमिली का बैकअप हमें बहुत अच्छा मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके सवाल हैं कि केवल पॉलिटिशियंस के बच्चे या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पास होते हैं। हालांकि ये मिथ है, गलत सोच है,
लेकिन फिर भी मैं समझना चाहूँगा कि फैमिली का रोल कैसा रहा, क्योंकि आपके फादर साहब से तो मुलाकात है मेरी और बहुत सिंपल और सुलझे हुए इंसान हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों के घर में वो माहौल नहीं मिल पाता, तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए? सर सबसे अच्छी बात मुझे जो मेरी फैमिली में मिली वो ये है कि बहुत डेमोक्रेटिक सा सिस्टम है। आप चूज़ कर लीजिए आपको क्या पढ़ना है, आपको अगला अटेम्प्ट देना है कि नहीं, आपको क्या सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं वो आपके ऊपर है। तो ये लिबर्टी होनी चाहिए हर एस्पिरेंट में कि आपको क्या चूज़ करना है, कैसे पढ़ना है वो आप खुद डिसाइड करिए, क्योंकि यू आर टू बी ब्लेम्ड अगर वो नहीं ठीक होता तो। व्हाई टू ब्लेम अदर्स या आपके फैमिली मेंबर्स, एटलीस्ट यू विल बी लायबल टू योरसेल्फ। अपने जो भी आप डिसीजंस लेते हैं आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। तो पहली ये बात है। और दूसरा जो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइफ बहुत लंबी जर्नी है। आप 1 साल तैयारी करते हैं, फिर आप 1 साल एग्ज़ाम लिखते हैं। मेंस अपने आप में 9 पेपर आपको लिखना होता है, दिन में 6 घंटे लिखना होता है। तो अगर आप ऑलरेडी कोई मेंटल बर्डन से परेशान हैं, तो आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मेंटल ही काम है यहाँ पे ज़्यादा। तो इसलिए अगर पेरेंट्स एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में सामने आए, अगर बच्चों को एग्ज़ाम्स यूपीएससी ऐसी जर्नी है, वो किसी एक का एग्ज़ाम नहीं लेती, वो आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं सबका एग्ज़ाम ले लेती है। वो आपके टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है। फ्रेंड्स का भी टेस्ट हो जाता है कि कौन से फ्रेंड्स हैं जो आपका सच में हित चाह रहे हैं, या कौन से हैं जो बोलेंगे चलो घूम लेते हैं या मूवी देख लेते हैं। तो सारा टेस्ट हो जाता है। तो आई फ़ील कि फैमिली और फ्रेंड्स, अगर कोई आपके आस-पास तैयारी कर रहा है, जस्ट हियर देम। ज़्यादा एडवाइस मत दो, सिर्फ सुन लो आराम से, बिकॉज़ दे नो व्हाट टू डू। बस थोड़ा लोनलीनेस हो जाता है, आप अलग हो जाते हो, एलिनिएट हो जाते हो प्रिपरेशन के फेज़ में। तो अगर फैमिली में कोई बात करने वाला हो, जो आपकी बात सुने, तो वो अच्छा हो जाता है। तो अगर कोई पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, तो आई विल अपील कि आप अपने बच्चों को सिर्फ सुनिए आराम से। दे नो व्हाट टू डू, बहुत सारा गाइडेंस अवेलेबल है, बस आराम से सुनिए, उनको पीस, कम्फर्ट ऐसा प्रोवाइड करिए और दे विल डू वेरी गुड इन एग्ज़ाम्स। बहुत बढ़िया। कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करने का आइडिया आपका था या पेरेंट्स का था? क्या था श्रद्धा इसमें? अ, सर क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे दादाजी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था इस वर्ड से, मुझे कुछ पता नहीं था। पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि करना मुझे यही है, ये जो भी होता है मुझे बनना आईएएस ही है। तो इस वजह से मैं जब स्ट्रीम चूज़ करने की बारी आई थी, तो सबने बोला था इंजीनियरिंग कर लो, एटलीस्ट कुछ करियर ऑप्शन होगा। पर मैंने बीएससी चूज़ किया था। बीएससी सब मजबूरी में चूज़ करते हैं जब इंजीनियरिंग में सीट नहीं मिलती। लेकिन मैंने बीएससी ही चूज़ किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मुझे सिविल सर्विसेज़ ही करना है, तो मैं क्यों इंजीनियरिंग में और पैसे वेस्ट करूँ? मैं इसी डायरेक्शन में जाती हूँ, बेसिक एजुकेशन। एक डाउट रहता है कि पता नहीं कभी क्लियर हो ना हो, तो इसलिए एक बेसिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने उस टाइम बीएससी को चूज़ किया कि अगर अल्टरनेट ऑप्शन होगा कुछ, तो ये एकेडमिक्स होगा और कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने बीएससी तब चूज़ किया था। तो सर मुझे लगता है कि मैंने जब एडमिशन लिया था, तो वो मेरा खुद का ही डिसीज़न था कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इस टाइम मैं डिसाइड कर लूँगी कि कैसे मुझे अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है। मैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे ज़ीरो नॉलेज था इसके बारे में, इसलिए मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल। मैं बहुत अवेयर नहीं थी तब। अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, तो बच्चों को पहले ही पता होता है, क्या पढ़ना है, रिसोर्सेज़, एनसीईआरटी पढ़नी होती है, सबको पता है। तो मुझे ये भी नहीं पता था। तो मुझे तो काफ़ी हेल्प हुई, मैंने जो ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी शुरू। जी, जी। कई बार होता है कॉलेज वालों को पता लग जाए, अच्छा ये आईएएस की तैयारी कर रही है, या तो बहुत हवा बनता है या तो फिर सपोर्ट करते हैं। आपके साथ क्या रहा? सर आई एम वेरी लकी इन दिस रिगार्ड, मुझे शुरू से ऐसे टीचर्स मिलते आए हैं ऑटोमेटिकली, मतलब मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ा, पर लोग मुझसे बहुत अच्छे से जुड़ लेते हैं आराम से। आई गेट कनेक्टेड टू पीपल वेरी इजीली। तो जब कॉलेज में मैं, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मुझे यहाँ पढ़ना कुछ और होता था। मास्टर्स भी मैंने फिजिक्स में किया है, क्योंकि तब मैं डर गई थी शायद मेरा कभी क्लियर नहीं होगा, तो मैंने ऑप्शन में मास्टर्स इन फिजिक्स कर लिया था। तो तब भी मेरे जो प्रोफेसर थे, जो एचओडी थे मेरे कॉलेज के, प्रैक्टिकल एग्जाम्स और प्रीलिम्स साथ में था। एक टाइम ऐसा था आया था कि प्रैक्टिकल भी उसी वीक में है और प्रीलिम्स भी। तो मैंने सर से बताया कि सर मेरा प्रीलिम्स है। तो प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज होता है, कोई गारंटी नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को कभी क्लियर कर पाओगे कि नहीं। स्टिल उस मोमेंट पे भी एचओडी ने एग्ज़ाम की डेट ही चेंज कर दी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो अब नहीं होगा, तुम आराम से एग्ज़ाम दो, जब तुम फ्री हो जाओगी तब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। फिज़िक्स में प्रैक्टिकली सब कुछ होता है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे लोग मिले कि मुझे हेल्प कभी माँगनी नहीं पड़ी। खुद से सामने से एक्सटेंडेड हेल्प मुझे मिली है। इनफैक्ट मैं फिज़िक्स डिपार्टमेंट में थी और सारे आर्ट्स के जितने एचओडीज़ और टीचर्स हैं, वो सब मुझसे आराम से कनेक्ट कर लेते थे कि इफ यू नीड एनी हेल्प वी आर हियर फॉर यू। तो आई एम वेरी लकी इन दिस रिगार्ड सर। ना उन गुरुजनों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो के माध्यम से। मैं भी धन्यवाद देता हूँ एक बीइंग अ टीचर,
बहुत बड़ा रोल होता है जो आपके आसपास होते हैं। कई बार श्रद्धा, रायपुर में बच्चों को ऑब्वियसली 2011 में हमने पाथाईस एकेडमी ओपन किया। उसके बाद लोगों को हमने बताना शुरू किया कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ ऑल अबाउट आईएएस एग्जामिनेशन एंड ऑल। सो वो एक शुरुआत थी और आज एक शुरुआत दिख रही है कि 45th रैंक। हम अपना ही क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन एक जो डर बैठा है बच्चों के मन में कि रायपुर से बैठ के कुछ नहीं हो पाएगा, वो आपने साबित कर दिया। कोचिंग का क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ मैं, आपके ही टैलेंट की बात कर रहा हूँ कि घर पर भी बैठकर लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कोचिंग का एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ की रायपुर में तैयारी करनी है, ऐसे बहुत सारे बच्चे चाहते हैं। सो आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। सर मैंने कुछ दिन पहले भी आपको कॉल किया था और मैंने बोला था कि सर मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं यहाँ दिल्ली नहीं आई प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि मैं पहली बार दिल्ली, अभी वो जो एरिया है ओआरएन वाला, ओल्ड राजेंद्र नगर, मैंने फर्स्ट टाइम अभी विज़िट किया। तो जैसे ठेले में सब्जियाँ बिकती हैं वैसे वहाँ किताब बिकते हैं और रिसोर्सेज़ इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ खड़े होके किसी का भी मन करेगा कि ये छूट रहा है, ये खरीद लो, ये छूट रहा है, ये पढ़ लो। और कैसे कोई उसको, किस तरीके से उसको कोई मैनेज करेगा, मेरे अंडरस्टैंडिंग के बाहर है ये चीज़। रायपुर में बैठ के एटलीस्ट भीड़ कम है। काफ़ी यहाँ पे साइलेंट माहौल है, आराम से तैयारी हो सकती है। इनफैक्ट यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे हैं और अगर सही तरीके से पढ़ें तो आई फ़ील यहाँ पे और भी सिलेक्शन, जैसे नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, मुझे लगता है आगे जाके और भी नंबर इंक्रीज़ आराम से हो सकता है। और दिल्ली वाला जो ज़बरदस्ती की भाग-दौड़ है, बिना मतलब की हरी, एग्ज़ाम 1 साल का प्रोसेस है, आपको आराम से पढ़ना है, आराम से एग्ज़ाम देना है। मैं सिर्फ़ इंटरव्यू स्टेज के लिए मॉक देने वहाँ गई और आई वाज़ वेरी मच इन पैनिक कि यहाँ हो क्या रहा है? इतने बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं और सब अपने आप को इतना सारा, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, इतना किया, उतना किया, वो रेस चलती रहती है बिना मतलब की। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ माहौल काफ़ी कंड्यूसिव है। अगर यहाँ बैठ के तैयारी करोगे तो बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको वो पैनिक से बच जाओगे। फालतू का जो डर है वो आराम से रहोगे यहाँ पे आप। रिसोर्सेज़ अब ऑनलाइन सारा कुछ अवेलेबल है। कोचिंग लेना है या नहीं वो आपका खुद का चॉइस होना चाहिए। लेने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि कोचिंग बनी ही इसलिए है, और नहीं लेना है तो भी कोई बुराई नहीं है अगर आपको कॉन्फिडेंस है। तो ये दोनों ही सिचुएशंस में आराम से घर में, ये ज़बरदस्ती का स्ट्रगल कि बाहर जाओ, रहो और चीज़ों चीज़ों को मैनेज करो, रहने का, खाने का, ये सब स्ट्रेस लेने का कोई सेंस नहीं है, अगर घर के कम्फर्ट में आप आराम से प्रिपेयर करके निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है कि रायपुर इज़ वेरी गुड प्लेस टू लिव एंड वेरी गुड प्लेस टू प्रिपेयर। ऑब्वियसली आई मीन, पूरे इंडिया में वेदर देखें तो वेदर बड़ा प्यारा है वहाँ का। और पढ़ने का माहौल, सेंट्रल लाइब्रेरी, नालंदा परिसर, जहाँ पर मुझे लगता है सिविल सर्विसेज को फोकस करके इंडिया में पहली लाइब्रेरी होगी जिसको तैयार किया गया है। और ओवरऑल पढ़ने के लिए सारा इन्वायरमेंट अच्छा है, बहुत वायलेंट किसी चीज़ में नहीं है, कोई भी इस तरह का माहौल नहीं बन पाया वहाँ पर कभी भी। और पढ़ाई का सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ही, एनआईटी है, एनएलयू है, ट्रिपल आईटी है। सो ओवरऑल एक इकोसिस्टम यूपीएससी का अच्छा बना हुआ है मुझे लगता है। और आपके बाद की जो जनरेशन है श्रद्धा, उसमें काफ़ी बच्चे आ भी रहे हैं, बच्चे पढ़ना भी चाह रहे हैं और गाइडेंस उनको मिल भी रहा है। ओवरऑल ये एक मैसेज अब जाने लगा है कि अब हम तैयारी कर सकते हैं। और आपके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी बच्चियों को ये कॉन्फिडेंस आएगा। वैसे भी इस साल की टॉप 3 जो हैं रैंक होल्डर, दे ऑल आर गर्ल्स, पहले भी रही हैं। और कोई जेंडर बायसनेस नहीं है, परफॉर्मेंस की बात है, जिसने परफॉर्म किया वो आगे निकला है, मुझे ऐसा लगता है। श्रद्धा, इस पूरी तैयारी में कई बार अप एंड डाउन्स आए हैं, कई बार आप परेशान भी रही हैं। सो ये जो प्रेशर होता है, इसे आपने कैसे मैनेज किया? सर वेरी ट्रू, बहुत ही टायरिंग जर्नी होती है ऑनेस्टली, और बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। मुझे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी एज तो कम है, अभी तुम क्यों डर रही हो, बट आई हैव ऑल्सो पुट इन इक्वल उतने ईयर्स मैंने दे दिए, कॉलेज से ही स्टार्ट कर लिया तो फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन होने ही लगता है। एक टाइम के बाद आपको लगता है कि अब नहीं होगा, कुछ और कर लेते हैं। और यहाँ पे ये रोल आता है आपके नियर एंड डियर वंस का, आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, आपके फ्रेंड्स का। तो मेरे साथ तो ऐसे कई लोग थे जो मुझे बोलते थे कि तुमको हो ना हो भरोसा, हमको है कि यू विल डू, एक और अटेम्प्ट दे लो फिर मत देना। फिर सेकेंडली आपको भी अंदर से पता होता है कि आपको करना यही है। इवन इफ यू डोंट डू दिस, आपको कभी पेशेंस नहीं होगा, मतलब मेंटल पीस नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो अटेम्प्ट ही एग्ज़ॉस्ट कर लेते हैं, कम से कम नहीं होगा तो कम से कम ये तो नेगेटिव फीलिंग तो नहीं रहेगी कि शायद एक अटेम्प्ट बाद और हो जाता। तो और खासकर प्रीलिम्स बहुत बड़ा हर्डल है क्योंकि कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा उसी पे है। तो अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कॉम्पिटिटिव नहीं हैं उसमें। उसमें खुद को क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेस्ट माइंड्स वहाँ बैठे हैं जो शायद यहाँ होते अगर थोड़ा-सा और एफर्ट हो जाता।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करिए, है ये एग्ज़ाम ही, आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर मैं ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकता हूँ। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी कीजिए कि ये नहीं तो कुछ और तो होगा ही होगा। यूपीएससी इज़ एवरीथिंग अंडर द सन, तो आप कुछ भी करेंगे दैट विल बी बेस्ट, वो बेस्ट ही होगा आपका। इसलिए इस कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करिए, और अगर अंदर से आवाज़ आ रही है कि अभी मेरा बेस्ट नहीं निकला है, मेरा 100% नहीं है, तो फिर एक अटेम्प्ट और दे दीजिए। क्योंकि मेरे साथ मेंस में पिछली बार ये हुआ था, आई फेल्ट कि दिस इज़ माय बेस्ट, लेकिन इंटरव्यू के बाद मुझे लगा मैंने अपनी पर्सनैलिटी को जस्टिफाई नहीं किया। इस बार इंटरव्यू रूम के बाहर आने के बाद मैं इतनी खुश थी कि नाउ दिस इज़ माय बेस्ट, इवन इफ आई गिव अनदर अटेम्प्ट, मेरा ये न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, शायद सेम रिपीट होगा, इतने ही मार्क्स आने लगेंगे, दिस इज़ माय बेस्ट। तो वो फीलिंग जब आ जाएगी कि दिस वाज़ योर बेस्ट, बेस्ट रिजल्ट ऑटोमैटिकली आएगा। तो आई फ़ील कि बेस्ट आप अपने जो आपका प्रोसेस है, जो आपकी तरफ से दिया जा सकता है, वो आप बेस्ट करिए, रिज़ल्ट विल ऑटोमैटिकली। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एक अच्छी चीज़ आप समझेंगे कि इस एग्ज़ाम को आपको हौवा नहीं बनाना है। दूसरी चीज़ है कि कोई भी एग्ज़ाम एक मेहनत तो मांगता है, उतनी मेहनत तो चाहिए। वो एग्ज़ाम के लेवल, पोस्ट के लेवल के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकता है, बट कोई एग्ज़ाम इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। ना ही इस एग्ज़ाम को देने के लिए पहले आपको पटवारी बनना है, फिर तहसीलदार बनना है, फिर डिप्टी कलेक्टर या डीवाईएसपी बनना है, फिर जाके आप आईएएस बनेंगे, ऐसी कोई सीढ़ी भी नहीं है। तो जहाँ आपको मर्जी वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। श्रद्धा, इसके अलावा एक डेली शेड्यूल अक्सर बच्चों के दिमाग में होता है कि हमारा डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो ठीक है, कोई स्टैंडर्ड इसका फिक्स नहीं है, बट बच्चों के ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया। प्लीज़ बताएँ। सर, जब एग्ज़ाम पास नहीं होगा तो थोड़ा-सा लिबर्टी हो जाती है। आप चूज़ कर सकते हैं किसी दिन रेगुलर कम से कम 6-7 आवर्स पढ़ लो तो दैट इज़ वेरी गुड। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता, आप कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ रही है। डोंट बी टू रिजिड अबाउट इट, दिस इज़ लाइफ, वो होगा ही होगा। 1-2 दिन इधर-उधर चल जाता है, बट देन यू हैव टू मैनेज, क्योंकि आप एक गोल के साथ कुछ कर रहे हैं। दैट इज़ योर 9 टू 5 जॉब, ये आपको ध्यान में रखना है कि पढ़ना ही आपका जॉब है। अगर आप किसी जॉब में होते तो वो आपको करना पड़ता, वैसी पढ़ाई है तो आपको करनी पड़ेगी। तो फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतना तो पढ़ना ही है, और अकॉर्डिंग टू दैट अगर कुछ अनफॉर्सीन सिचुएशन आ जाती है तो अगले दिन मैनेज कर लीजिए। बहुत ज़्यादा रिजिड मत मत रहिए, क्योंकि यू हैव अ लाइफ अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, फैमिली लाइफ है, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। पहले मैं भी बहुत रिजिड थी, बट आफ्टर कोविड आई रियलाइज़्ड कि फ्यू थिंग्स आर अबव एवरीथिंग। यूपीएससी है, एक एग्ज़ाम है, करियर है, बट एवरीथिंग इज़ आफ्टर फैमिली। तो वो आप रियलाइज़ करिए, और यूपीएससी विल गो हैंड इन हैंड इफ यू आर वेरी प्योर, आपके एफर्ट्स एकदम प्योर होंगे और आप बिल्कुल ऑनेस्टी से आप प्रिपेयर करेंगे, एवरीथिंग विल गो इन योर फेवर। आप आराम से उसको प्रिपेयर कीजिए, और शेड्यूल आपका ऐसा होना चाहिए कि आप खुद सैटिस्फाइड रहिए कि हाँ, मैंने आज 6 आवर्स पढ़ लिया, 7 आवर्स पढ़ लिया, वेल एंड गुड फॉर मी। और एग्ज़ाम के पहले तो शेड्यूल चाहिए ही नहीं, क्योंकि यू विल हैव टू स्टडी ऑल डे, कुछ और करना ही नहीं है। सुबह से उठ के रात तक यू हैव टू ओनली स्टडी। तो तब थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाएगा, वो उतना चलता है बिकॉज़ एग्ज़ाम इज़ सो बिग, उतना हम कर ही सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट ये भी पर्सनल होना चाहिए। ऑप्शनल जीएस साथ में करना है कि नहीं। मेरा ऑप्शनल वास्ट है, तो मैं प्रेफ़र करती थी कि पहले ऑप्शनल एक गो में कंप्लीट करो, फिर जो टाइम है उसमें जीएस कंप्लीट करते हैं। तो मेरा यही था कि, और मैं दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाती थी, मतलब मैं मल्टीपल चेंज कर के मुझसे हो नहीं पाता। तो आई एम लाइक कि एक टारगेट लो, उसको फिनिश करो और नेक्स्ट में जाओ। तो थोड़ा मेंटल पीस है कि कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। मेरा शेड्यूल ऐसे ही था कि दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, और बेयर मिनिमम कुछ आवर्स सेट हैं, वो कंप्लीट। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, शेड्यूल के बारे में भी बातचीत हो गई। श्रद्धा, कभी ऐसा लगा नहीं कि आस पड़ोस के लोग या कोई भी जीवन में व्यक्ति कभी नेगेटिव बोल कर गया तो उसने मुझे इम्पैक्ट कर दिया, नहीं इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, पता नहीं कब से तैयारी की जा रही है, इस तरह के कमेंट्स अमूमन आते हैं कई बार, और ऐसा हुआ कभी? बहुत कॉमन है ये खासकर आप ये एक चॉइस होती है कि आप कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्स चॉइस हो जाती है कभी-कभी। जैसे मैं रायपुर से प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे कई लोगों ने सीधा बोल दिया था कि डोंट ट्राई टू बी एन एक्सेप्शन। हाँ, एक्सेप्शन बनने की कोशिश मत करो, ऐसा बहुत रेयर होता है और नहीं होगा ऐसे। चुपचाप दिल्ली चली जाओ, पढ़ लो। यहाँ पे बैठ के कुछ एग्ज़ाम्पल सेट करने की कोशिश मत करो। मेरा वो बिल्कुल था ही नहीं मेरे माइंड में कि मुझे कुछ एग्ज़ाम्पल सेट करना है। मुझे बस ये था कि यहीं हो जाएगा, होना है तो यहीं से सिलेक्शन होगा, नहीं होना है तो दिल्ली जाके भी नहीं होने वाला है। बस मेरे मन में यही था कि सारे रिसोर्सेज़ हैं यहाँ पे, लोग हैं यहाँ पे, तो मैं क्यों जाऊँ दिल्ली? तो ये था। तो यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन की, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि रायपुर से होता है क्या किसी का जो तुम्हारा होगा?
तो ये तो बहुत कॉमन स्टेटमेंट है जो मैंने सुना है। फिर सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट जैसे-जैसे बढ़ते हैं और फिर आप देखते हो कि लोगों की प्लेसमेंट लग रही है, अच्छी जॉब्स लग रही है, तो यू फील बैड। ऐसा लगता है इतना पढ़ के भी ऐसे ही रहेंगे क्या? हमेशा पढ़ते ही रहेंगे? ये डाउट हमेशा आता है। बट देन इट इज़ लाइक यू हैव टू बिलीव कि कभी तो आएगा रिज़ल्ट। यू हैव टू जस्ट सस्टेन, पेशेंस रखना है कि कभी तो कुछ अच्छा पक्का होगा। इतना बुरा किसी के साथ नहीं होता है कि कभी कुछ अच्छा ही ना हो। तो इस बिलीव के साथ आप प्रिपेयर करो। समडे यू विल गेट द रिज़ल्ट, डिले होगा बट इट कैन नॉट बी डिनाइड, दिस इज़ गारंटी। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों देखिए कितना सिंपल सा फॉर्मूला है मोटिवेशन का। मोटिवेशन का कोई डेली इंजेक्शन तो लग नहीं सकता, और डेली इंजेक्शन जिनको लगाना है कि एवरीडे कुछ टैबलेट खाएं और मोटिवेट हो जाएं, ऐसा कोई चमत्कार होने से रहा। श्रद्धा के मामले में आप सभी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि कोई जगह आपके सक्सेस को डिसाइड नहीं करता, कोई प्लेस आपके सक्सेस को डिसाइड नहीं करता। आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो थॉट हैं, वो आपके सक्सेस को डिसाइड करते हैं। ये श्रद्धा की बातों से क्लियर कट समझ में आ रहा है। श्रद्धा, इसके अलावा कई कई बार होता है कि मोटिवेशन के लिए कुछ स्पेशल करने की चाहत लोग रखते हैं, कि जैसे भगवान को याद कर लिया, परिवार में माता पिता हैं, या कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुन लिया। कभी ऐसी जरूरत पड़ी आपको भी? हाँ सर, जर्नी इतनी लंबी है कि हो जाता है। बट क्योंकि मैं म्यूज़िक मुझे थोड़ा मेरा रुझान है म्यूज़िक की तरफ और मैं थोड़ा-सा स्पिरिचुअल और रिलीजियस भी हूँ। तो मैं यूजुअली स्पिरिचुअल या रिलीजियस म्यूज़िक सुन लेती हूँ जब मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो मुझे लगता है बेस्ट एस्केप मैकेनिज़्म है। आप ब्लेम कर सकते हो भगवान को कि आपकी वज़ह से नहीं हुआ, तो वो ईज़ी हो जाता है। तो मैं यूजुअली स्पिरिचुअल या रिलीजियस वे को फ़ॉलो करती हूँ। और मैं बहुत वोकल नहीं हूँ, मतलब डायरेक्ट मैं बहुत कम लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ, तो मैंने डायरी राइटिंग भी शुरू कर दी थी। तो वो मेरा एक फ्रेंड हो गया था डायरी। आई वुड राइट एनीथिंग आई फील लाइक, और एंड में मैं सॉल्यूशन ढूँढती थी कि मुझे एक्चुअली लिखने से कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मोटिवेशन और जब मैं मुझे मोटिवेशन चाहिए होता था तो मैं डायरी के फर्स्ट पेज में जाती थी कि व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग दिस, मुझे पता होना चाहिए। तो वो पढ़ के ऑटोमैटिक मुझे इंटरनल मोटिवेशन आता था कि जब स्टार्ट यहाँ से किया है तो एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये डायरी एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। तो दैट केप्ट मी गोइंग एट। आप सभी को बता दूं कि श्रद्धा की हॉबी रही है, और उन्होंने अपने डेफ में भी मेंशन किया है डायरी राइटिंग एज एन हॉबी। सो इस साल आई थिंक क्वेश्चन नहीं हुआ हॉबी पर। हुआ सर, हुआ। हुआ था? क्या था हुआ। पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक बार शेयर करेंगे? सर मैंने मेंशन किया था कि डायरी राइटिंग इज़ माय हॉबी, तो एक लेडी मेंबर थी, उन्होंने बोला कि आई फील कि हॉबी इज़ समथिंग व्हिच यू डू इन योर लीजर टाइम एंड इट गिव्स यू पीस या प्लेजर, बट आई डोंट थिंक कि डायरी राइटिंग इज़ क्वालिफाइड टू बी अ हॉबी। तो आपका क्या व्यू है इसमें? तो मैंने बोला कि मैम अकॉर्डिंग टू योर डेफिनिशन आई फील इट इज़ वेरी मच क्वालिफाइड टू बी हॉबी, इन फैक्ट इट शुड बी फर्स्ट इन लिस्ट ऑफ हॉबीज, because diary writing is something which I do in my leisure time. Plus, it gives me a lot of peace. Because while writing, in the end, I attain a solution to whatever problem I'm thinking about. तो उससे ज़्यादा mental peace आपको कभी नहीं मिलेगा when you attain a solution. So I feel it is very good as like emotional escape. जो भी आपको feel हो रहा है, you can just write it down and you don't have to think about any person जिससे आप share करिए। तो मुझे बहुत peaceful महसूस होता है, तो I feel ये best hobby है। She was convinced in that. वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, बहुत बढ़िया। श्रद्धा, एक और बड़ा गैप रहा है लैंग्वेज को लेकर, बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि पूरे इंडिया में लगभग इंडिया साउथ और नॉर्थ में बटा हुआ है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम भी एक डिवीज़न है। सो हिंदी मीडियम के बच्चे परेशान तो हैं, पिछले 3-4 सालों से सिलेक्शन कम हो रहा है। सो मैं अक्सर कहता हूँ कि मीडियम इज़ नॉट दी रीज़न फॉर नॉट बीइंग सेलेक्टेड, बट योर कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन दैट शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो यहाँ पर क्या आपकी एडवाइस होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको सुन रहे हैं, और जानबूझकर मैंने इसीलिए कन्वर्सेशन हिंदी में ही रखा, क्योंकि लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि कोई बार होना चाहिए आपके सिलेक्शन में। येस, कंटेंट आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, ये सभी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट्स हैं। तो यहाँ पर दोनों भाषाओं को अमूमन बोला जाता है, जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का इस्तेमाल होता है। बट बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे परेशान भी होते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ आपका ओपिनियन मैं जानना चाहूँगा। सर आपने सही कहा, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। इनफैक्ट मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने पहले मीडियम अपना इंटरव्यू में भी इंग्लिश रखा, मार्क्स कम आए और नेक्स्ट ईयर हिंदी मीडियम रख के वो बेटर एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को, और उनके मार्क्स में 30 टू 40 मार्क्स की लीड आई और सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ऐसे पर्सनली 2-3 लोगों को जानती हूँ। तो आई फील लैंग्वेज यूपीएससी एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करती लैंग्वेज। और आपके मेंस में सिर्फ कंटेंट ही है जो कंटेंट इज़ द किंग वहाँ पे। तो यू हैव टू राइट जो क्वेश्चन की डिमांड है।
इसलिए प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम में क्योंकि उतने रिसोर्सेज़ शायद अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि शायद कम बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कम रिसोर्सेज़ भी मार्केट कम अवेलेबल करवा पाता है। बट आई फ़ील कि अगेन आपको सिर्फ़ ओरिजिनल रिसोर्सेज़ पे जाना है, ओरिजिनल बुक्स पढ़ना है, कोचिंग मटेरियल चाहिए ही नहीं। ओरिजिनल बुक्स हिंदी, इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। अगर उसी को आप बेसिक मान के वैसे तैयारी करेंगे तो आई डोंट फ़ील कि कहीं पे भी आपको डिस्क्रिमिनेशन महसूस होगा। एकदम बिल्कुल फेयर प्रोसीजर है यूपीएससी का। और इंटरव्यू के स्टेज तक के आपको कहीं फ़ील नहीं होगा कि लैंग्वेज कोई बैरियर आपके रैंक में होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि इंटरव्यू का लैंग्वेज आप चुन सकते हो अलग से। हमारे टाइम पर था कि आपकी जो लैंग्वेज है मेन एग्ज़ामिनेशन में दैट हैज़ टू बी कंटिन्यूड इन योर पर्सनैलिटी टेस्ट ऑल्सो। सो ये पहले का रूल था, अब रूल चेंज हो गया है। सो आप अपने बोलने की भाषा बदल सकते हैं, लिखने की भाषा अलग हो सकती है। सो बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने इस मामले पर। एक और पैटर्न मैंने देखा श्रद्धा कि लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, देन आफ्टर सम टाइम दे गेट कन्वर्टेड इनटू सीजीपीएससी और स्टेट सर्विसेज। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे स्टेट देना चाहिए? सर क्योंकि मैं कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रही थी, ऑलरेडी मेरे पास एक चीज़ थी जो मुझे साथ में चलानी थी यूपीएससी के। कॉलेज की स्टडीज़ मेरी बहुत डिफरेंट, तो तब जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तब मैं थोड़ा डाउटफुल थी कि मुझे देना चाहिए सीबीपीएससी। इनफैक्ट मैंने स्टार्ट भी किया, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जस्टिफ़ाई नहीं कर पाऊँगी। ना तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाऊँगी, ना सीबीपीएससी की। और एटलीस्ट मैं रिस्पेक्ट करूँ एग्ज़ाम को, कि वो इतना टाइम डिज़र्व तो करता है, इतनी मेरी एनर्जी डिज़र्व करता है। उसके साथ कम से कम मैं भेदभाव नहीं करूँ। मुझे लगा मैं जस्टिफ़ाई कर लूँ अच्छे से जो भी मैं कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं टाइम डिवाइड कर रही हूँ अपने कॉलेज में और इसमें इसमें भी मैं टाइम डिवाइड करूँगी तो बहुत इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बुक्स एक ही बुक खरीदी थी, उसका मुझे लगा कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी को करना है साथ में या उसकी कोई फाइनेंशियल नीड है कि जल्दी से जॉब चाहिए, तब ये एक बार जस्टिफाइड हो सकता है। बट इफ यू आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, अगर आपके पास फिर ऑप्शन है, तो थोड़ा-सा और जस्ट पुश योरसेल्फ कि आप एक बार और ट्राई कर लीजिए सिर्फ यूपीएससी। इवन इफ तब वर्कआउट नहीं करता, ओनली देन थिंक ऑफ चेंजिंग या फिर साथ में चलाने की तब कोशिश करें। जी, जी, बहुत बढ़िया। श्रद्धा, मैं फैमिली बैकग्राउंड पे एक सवाल करना चाहूँगा। कई बार होता है पेरेंट्स हमारे साथ डिस्कशन करते हैं, हमारी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आपके पेरेंट्स क्या पार्टिसिपेट किए कभी डिस्कशंस में या ओपिनियन जनरेट करने में? सर मेरे फादर बहुत कॉशियस रहते थे कि अगर मैं कुछ बोलूँ, अगर वो पॉलिटिकल हो, तो कहीं वो मेरे ओपिनियन को ना इम्पैक्ट कर जाए, मतलब मुझे कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए वो कम कोशिश करते थे कि वो कम शेयर करें। बट देन आई एम वेरी हैप्पी कि एथिक्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे केस स्टडी, वो बहुत ओरिजिनल आंसर्स डिमांड करते हैं। केस स्टडी में आपको बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी लिखनी होती है, उसमें फैक्चुअल या किताबी ज्ञान नहीं चलता है। तो वो जो केस स्टडीज होते थे, मुझे तब पता भी नहीं होता था कि डीएम के पास क्या क्या पावर है, कि वो डीएम है, लिमिटेड है उसके भी पावर्स, कुछ भी नहीं कर पाता डीएम। तो दैट आई वाज नॉट अवेयर। तो मैं उस टॉपिक को जो मैं बिल्कुल नहीं जानती, ग्राउंड रियलिटी, वो मैं अपने फादर से पूछती थी कि डैडी डीएम करते क्या क्या है, मतलब वो क्या क्या कर सकते हैं, ये अगर प्रॉब्लम आई तो सॉल्यूशन क्या-क्या हो सकते हैं इसके? आपने कभी ऐसा प्रॉब्लम देखा है ग्राउंड लेवल पे? तो वो मुझसे शेयर करते थे कि हाँ, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। तो मैं उसको सुनती थी और कभी-कभी मैंने वो डायरेक्ट कोट कर दिया एग्ज़ाम्पल के रूप में कि कहीं ये ऐसा हुआ है, या ऐसा इंसिडेंट हुआ है। और इनफैक्ट सर इंटरव्यू में कभी-कभी हम लोग क्योंकि इतना कुछ पढ़ते हैं, मैं थोड़ा पढ़ाई में ही इन्वॉल्व रहती हूँ ज़्यादा, मैं कम सोशल हूँ। ये मेरा शायद नेगेटिव एस्पेक्ट था। तो लोगों से डिस्कशन क्योंकि कम हो पाता था। तो जो रियल इंटरव्यू में जो रियल ओरिजिनल पार्ट आना चाहिए, वो उतना निकल के आ नहीं पाता था। बिल्कुल किताबी ज्ञान आता था कि नक्सलिज़्म के कॉजेज़ क्या हैं, 10 पॉइंट है, वो बोल दो, सॉल्यूशन दो। इनोवेशन नहीं आ पाता था, ग्राउंड रियलिटी। तो फिर मैंने सोचा कि ये रियल इनपुट जो होगा ना, वो मुझे बाहर जो लोग हैं उनसे ही मिलेगा। तो फिर मैंने अपने फादर को, अपनी मदर को कि आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? अपने फादर को कि आपको इसका क्या सॉल्यूशन दिख रहा है? तो वो मुझे सिर्फ़ 1 पॉइंट बोलेंगे क्योंकि उन्होंने रटा नहीं है 10 पॉइंट, उनको 1 ही पॉइंट आएगा। बट देन वो पॉइंट बहुत यूनिक होगा क्योंकि वो उनका पर्सनल होगा। तो इस तरीके से अगर आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उनसे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ना, तो आपको अलग से कुछ इनोवेटिव चीज़ें मिलेंगी। तो आई सजेस्ट कि कोई फ्रेंड भी हो इनफैक्ट, जो थोड़ा सोचना पसंद करता हो, बोलना पसंद करता हो। तो फैमिली में कोई भी ऐसा हो जो आपके साथ बात करना पसंद करे, पसंद ना भी करे तो भी आप बात करने के लिए पुश करिए कि मुझे पॉइंट बता दो, आपको क्या फ़ील होता है, तो दैट विल हेल्प। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, एथिक्स का पेपर बनाया गया इसीलिए कि आपके ओपिनियन सामने आ सकें
और आपके नेचुरल ओपिनियन सामने नहीं आ रहे हैं तो फिर आप बायस्ड हो रहे हैं आंसर्स में, और आंसर आपका नेचुरल नहीं दिखाई देगा। सो वो पेपर बड़ा यूनिक सा है, चूँकि वो पेपर मैं पढ़ाता रहा हूँ। सो एक बहुत क्लोज अटैचमेंट है मेरा उस सब्जेक्ट को लेकर, एथिक्स को लेकर, कि वो आपका अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट होना चाहिए, नेचुरल जो थॉट्स हैं वो आने चाहिए। श्रद्धा ने भी इस चीज़ को बखूबी शेयर किया, और पेरेंट्स वाकई इस मामले पर बेहतर गाइड कर सकते हैं, बिकॉज एथिक्स उन्हीं चीज़ों का नाम है, क्योंकि पेरेंट्स कभी बायस नहीं होते, पेरेंट्स की शुद्धता अपने बच्चों को लेकर बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल कंट्रीब्यूट करती हैं। श्रद्धा, एक दो सवाल और मैं बस करना चाहूँगा। सो इसके अलावा ओवरऑल इस पूरी जर्नी को यदि हम समेटना चाहें, सो कुछ इम्पॉर्टेंट दो चार लाइन बातें जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पहुंच जाए कि डूज एंड डोंट्स यदि लिस्ट हम चाहें तो वो क्या होनी चाहिए? सर डूज़ में सबसे पहले जो मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए आप और सिलेबस देखिए, यही 2 सबसे बड़े गाइडिंग लाइट्स हैं। बाकी कोई कुछ भी बोले ये नहीं करना छोड़ना है। दूसरा, अपने रिसोर्सेज़ को लिमिटेड रखिए। इसको अपॉर्च्युनिटी की तरह यूज़ करिए कि आप अपनी सिटी में तैयारी कर रहे हैं, आपके पास ज़बरदस्ती के ऑप्शंस नहीं है मटेरियल में। ओरिजिनल सोर्सेज़ को फॉलो करिए और आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, किसी का कॉपीड नहीं होना चाहिए। तो ये डूज़ मुझे लगता है ये बेसिक्स हैं जो बिल्कुल कर ये सबको पता है लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। ये कोई नई बात नहीं है, ये सब जानते हैं कि यही करना है लेकिन कोई करता नहीं है। और डोंट्स में फिर यही है कि टेस्ट सीरीज़ आप अगर लगा रहे हैं तो कन्विक्शन से करिए, कि आपको अगर लगता है कि आपके लिए टेस्ट वर्क करेगा। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ टेस्ट से ही प्री क्लियर कर लेते हैं, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे टेस्ट बहुत कम करना पसंद, इनफैक्ट जो मेरे फ्रेंड्स जैसे आयुष भी है, हम लोग जो साथ में प्रिपेयर किए, हम लोग टेस्ट कम ही, इनफैक्ट उसी ने मुझे गाइड किया था कि टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट को लिमिट करो, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इफ यू फील आपके लिए 10, 12, 15 टेस्ट काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है सिर्फ़ 1 या 2 टेस्ट देना है टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, आपको डिसाइड करना होगा। फिर सर डोंट्स में ब्लाइंडली नहीं इफ मैं भी अगर कुछ ऐसा बोल रही हूँ, जो एक पैटर्न को बता रहा है तो उसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। मेरी जो तैयारी है, मेरी जो स्ट्रैटेजी है, इनफैक्ट ये जो वर्ड है स्ट्रैटेजी, मैं हमेशा आपसे भी पूछती थी कि सर ये है क्या? आई एम ऑलवेज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड अबाउट कि है क्या स्ट्रैटेजी? जो मैं कर रही हूँ वही है या कुछ नया कुछ और बनाना होता है? कि प्लान्स हम बनाते हैं वो यूजुअली 100% नहीं फॉलो हो पाते हैं। 70-80% हो जाए तो वो बहुत होता है। तो आई फ़ील कि आप अपनी तैयारी आपको मैंने बहुत ही अनकन्वेंशनल वे में प्रिपरेशन की है। नोट्स कम बनाए, है ना? सोर्सेज़ कम फ़ॉलो किए, दिल्ली भी नहीं गई, तो बहुत बहुत कम-कम पढ़ के, इनफैक्ट जो रेगुलर भी 2-3 बुक लोग पढ़ते हैं, मैंने उसमें भी 1 पढ़ लिया, सिर्फ़ एनसीईआरटी से काम चला लिया। तो मेरा बहुत अनकन्वेंशनल है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग भी वैसा ही करिए या सबको वैसा करना चाहिए। पर्सनलाइज़ बिल्कुल आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी रिस्पांसिबल फॉर योर डिसीजंस एंड योर रिजल्ट। तो इसीलिए आप डिसाइड करिए, किसी को ब्लेम मत करिए कि इस टॉपर ने बोला था, ऐसा बोला था। खुद डिसाइड करिए, खुद एक कॉल लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। आई थिंक रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। श्रद्धा, इंटरव्यू का रिजल्ट आने के बाद, मतलब आप तो घर में ही थी, है ना? तो वो जो माहौल जो तैयार होता है, बिल्कुल आप वैसे ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं तो थोड़ा सा वो आपने पहले ही महसूस कर लिया, फिर भी कुछ तो यूनिक चीज़ रही होगी जो रिजल्ट आने के बाद हुई, शेयर करना चाहेंगी? सर रिजल्ट 115-120 के आसपास आया था। मैं अपना रिजल्ट कभी खुद चेक नहीं करती, मुझे डर लगता है। तो मैंने सोचा था अगर नंबर ऑफ मिस्ड कॉल ज़्यादा होंगे मतलब सिलेक्शन हुआ है, नहीं होंगे तो नहीं हुआ है। लास्ट टाइम मेरा सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में हुआ नहीं था। तब मेरे फ़ोन में एक भी मिस्ड कॉल नहीं थे, तो मुझे डर लग रहा था कहीं इस बार भी ना होए तो क्या होगा? तो इस बार जब रिजल्ट आया तो मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ ट्रेनिंग कर रही है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा और मैसेज किया कि फाइनली डन एंड डस्टेड, अब कभी देना नहीं पड़ेगा। तो तब मुझे रैंक नहीं पता थी, पर देन उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और जब मुझे 45th में अपना नाम दिखा, रोल नंबर दिखा, तो मुझे लगा खत्म, अब मुझे फिर से प्रीलिम्स नहीं देना है। रिलीफ मिला बहुत ज़्यादा कि मैं जिस पीस के लिए मैं इतने दिन से फाइट कर रही थी, कब वो पीस आएगा कि आई एम जस्ट मुझे मेंटल पीस मिल गया कि जिसने मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मेरा जो एक ड्रीम था या गोल था वो मैंने अचीव कर लिया। आई हैव सेट अ ड्रीम फॉर माई सेल्फ और गोल फॉर माई सेल्फ, वो मैंने अचीव कर लिया जो सबको अनअचीवेबल लगता है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, वो सारे मिट जाएँगे अब। तो वो एक अलग सी फीलिंग थी कि बिल्कुल रिलीफ, सबके लिए बिल्कुल स्ट्रेस खत्म अब। अब नई जर्नी स्टार्ट होगी और कम से कम मेरी लाइफ एक एग्ज़ाम के अराउंड नहीं रिवॉल्व होगी। आई विल हैव न्यू थिंग्स टू डू।
अब कुछ चेंज आ जाएगा लाइफ में। तो वो फीलिंग एक थी जो बहुत डिफरेंट थी। इनफैक्ट वो जब सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में होगा तभी वो पिछली बार रिजर्व लिस्ट से हुआ था, तो उतनी वो फीलिंग नहीं आ पाई थी। इस बार एक्सेप्शनल हो गया, तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट। छत्तीसगढ़ को लेकर कोई ड्रीम तैयार कर रखा होगा कि आईएएस बनी तो ये करना है मुझे, वो ड्रीम शेयर कर पाएंगी श्रद्धा? सोसाइटी के लिए, नॉट ओनली फॉर छत्तीसगढ़, ओवरऑल सोसाइटी के लिए। तो छत्तीसगढ़ मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि मैं यहीं बॉर्न एंड बॉट अप, एवरीथिंग आई हैव डन हियर। तो आई फील कि दिस स्टेट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, रिसोर्सेज हैं, मैन यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत अच्छा है, बहुत रिच है, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे इनफैक्ट आई फील। पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो लैक कर रही हैं, जिनकी वजह से हम उतना रियलाइज़ नहीं कर पा रहे अपना पोटेंशियल। पर्टिकुलरली इन फील्ड, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बीएससी एमएससी दोनों यहीं से किया है, इसी शहर से किया है। तो व्हेन आई लाइक जॉइन माय ट्रेनिंग, तो मुझे समझ में आया कि देयर इज़ अ गैप, दिस इज़ अ रियलिटी कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन मी एंड स्टूडेंट्स हू हैव स्टडीड आउटसाइड। कुछ तो है गैप। तो हमारे यहाँ पे सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, वी हैव आईआईटी, वी हैव आईएम, एम्स भी है हमारे पास, नेशनल यूनिवर्सिटी है हमारे पास, सब है, एवरीथिंग इज़ हियर। इवन देन क्वालिटी शायद उतनी ज़्यादा नहीं है कि बच्चे यहाँ से माइग्रेट कर जा रहे हैं, कि यहाँ के बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं डिस्पाइट यहाँ पे सब कुछ है। तो वो कुछ तो रीज़न होगा। तो आई हैव अ ड्रीम कि रायपुर शुड बी एजुकेशनल सिटी, कि बाहर के बच्चे यहाँ आके पढ़ें। कि बाहर जब मैं बोलूँ कि मैं रायपुर से पढ़ के आई हूँ, तो एवरीवन इज़ नॉट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि आप रायपुर से हो, कहाँ पढ़ा? तो इवन पीपल डोंट इवन नो, मिसकंसेप्शन है कि रायपुर में तो नक्सली है, पढ़ कैसे लिया? तो दिस टाइप, ये जो मेंटालिटी है, जो मिसकंसेप्शन है, ये हमारा मतलब वी हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आगे आएँ एंड वी लाइक सेट एन एग्जांपल बिफोर एवरीवन। सब है हमारे पास, वी जस्ट नीड टू परफॉर्म। अगर लोएस्ट पोटेंशियल में परफॉर्म करेंगे तो आई फील हम बहुत आगे जा सकते हैं। अगर हाई में कर दिया तो आई फील वी हैव लाइक लॉट टू अचीव। आई फील आई हैव दिस ड्रीम टू लाइक रियलाइज, अगर मैं कुछ भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो माय लाइफ विल बी लाइक रियलाइज। आखिरी क्वेश्चन, पाथ के साथ जर्नी कैसी रही? सर इट वाज ब्यूटीफुल ऑनेस्टली। जब आप किसी भी जर्नी में होते हैं, यू डोंट रियलाइज दैट। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। एज एन एस्पिरेंट बहुत डाउट आता है, खुद पे भी आता है, लोगों पे भी आता है, दैट इज वेरी रियल। बट एट द एंड ऑफ द जर्नी व्हेन यू लुक बैक, यू सी दैट यू वर सराउंडेड विद वेरी प्योर पीपल। बहुत प्योर थे वो लोग, उनके एफर्ट्स काफी प्योर थे। अब कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, वो एंड की बात है। मतलब यू नीड टू गेट डिटैच विद रिजल्ट, और तब आप देख पाएंगे कि आप कितने अच्छे लोगों, मतलब आई एम वेरी लकी अगेन आई से कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिले। तो आई फील कि पाथ के साथ रहना, दिस इज लाइक माई सेकेंड होम। लाइक आई हैव डन माई ग्रेजुएशन यहीं पे, कॉलेज यहीं पे, कोचिंग। इनफैक्ट देयर वाज अ रूम जिसको मैं स्टडी के जैसे यूज भी करती थी, टिल अ पॉइंट कि वो क्लासरूम बन गया। तो मेरा 80% टाइम यहाँ पे ही गुजरा है। तो आई रियली फील लाइक होम, आई डोंट फील कि मैं कहीं नई जगह पे आ रही हूँ। तो दिस इज रियली माई सेकेंड होम अब तक तो। ना, हमारे लिए बहुत बड़ा ये टैग लाइन है कि कोई बच्चा उसे अपना घर मानना शुरू कर दे। हमारी कोशिश यही है कि वो घर जैसा ही होना चाहिए, वो कोचिंग जैसा नहीं होना चाहिए। और कोचिंग एक प्लेटफॉर्म है, मेरा भी मानना है, और जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए भी यही है कि ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग नहीं करेंगे तो आईएएस नहीं बनेंगे। मैंने हमेशा से कहा है, आप पढ़ते क्या है ये मायने रखता है, वो कहीं से भी पढ़िए। तो श्रद्धा ने भी वही किया, और जितने भी छत्तीसगढ़ के वासी हैं, रायपुर वासी हैं, सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और ये कम से कम कॉन्फिडेंस ले आइए कि कहीं से भी पढ़ के कुछ भी किया जा सकता है। इनफैक्ट कोई भी काम कर सकते हैं, वो चाहे ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाना हो या आईएएस बनना हो, ये सब कुछ किया जा सकता है। फ़र्क इतना है कि आप डेडिकेशन, मेहनत, आपका जो फोकस है वो कैसा है। और वो श्रद्धा के नाम से आप देख पा रहे हैं कि उनका फोकस, उनका डेडिकेशन, उनकी मेहनत कैसी रही दोस्तों। तो श्रद्धा, ढेर सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम की ओर से। और जितने भी इस जर्नी में मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स, टीचर्स रहे हैं, उनकी ओर से भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप आईएएस बनकर छत्तीसगढ़ कैडर आपको मिले, ऐसी दुआ हम सभी करते हैं। और पूरे देश और समाज को आप जैसा ऑफिसर मिले, और आपकी मधुर आवाज़ से लोग खुश भी होते रहें, ऐसी कामना है। और अगेन बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। और आपके पापा से जब बात हुई तो उन्होंने एक बढ़िया लाइन कही जो मेरे दिल को छू गई कि हमने तो आपके पास बिटिया भेजी थी, आपने आईएएस बनाकर लौटा दिया। तो आईएएस हमने नहीं बनाया, बिटिया स्वयं खूब मेहनत की है। बट अगेन बहुत खुशी का दिन था, खासकर 12 साल की जर्नी में जब हम पाथ को देख पाते हैं तो मुझे अक्सर लगता था कि पाथ से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से स्टूडेंट्स को निकलना चाहिए, और वो आपने प्रूव कर दिया। थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू।